वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ प्रांशु कुमार दिस साइड। सो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वेक्टर्स। सो ये बहुत ही मैथमेटिकल चैप्टर है, मैथ्स में भी आएगा 12th में, तो इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। बस जितने फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है अपने उतना अभी तक के लिए पढ़ लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स पहले भी जैसे मैंने बताया था कि ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का सिंपल दो तरीका होता है, या तो ऐसे कर दो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, एफ वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर, जो भी वो ऊपर बस एक एरो लगा दो तो समझ में आ जाता है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है, और इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है हेड टेल होता है, और आगे वाला पार्ट हेड होता है जहाँ पे एरो होता है। तो जो लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की वो मैग्नीट्यूड बताती है वेक्टर्स का, और एरो जो होता है वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करता है डायरेक्शन का। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होगा? जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है और सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। मतलब एफ वेक्टर अगर 6 न्यूटन हो गया मैग्नीट्यूड, और आई कैप ले लो, तो वेक्टर वी वेक्टर अगर 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप हो गया, दीज आर नेवर इक्वल, ठीक है। बस ये बात था। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जैसे कि होते हैं, अगर सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल होंगे। इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, बट सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल नहीं होते। एंटी पैरेलल जो होते हैं पैरेलल होंगे पर डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा, बस इतना होता है एंटी पैरेलल। कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं, जो तुम्हारे सारे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं सारे कोलिनियर होते हैं। कोप्लेनर मतलब हो गए जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर्स जो होते हैं हमेशा सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। कोई भी हो जाए, कैसा भी वेक्टर्स हो, दो वेक्टर्स हमेशा सेम प्लेन पे लाई करते हैं। बट 3 और मोर वेक्टर्स ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। जैसे तुमको एग्जांपल दे दें, ये एक्स और वाई पकड़ लो, मैंने ये वेक्टर v1 पकड़ लिया और ये v2 पकड़ लिया, v2 वेक्टर, तो ये दोनों सेम प्लेन पे लाई कर दिया। अगर अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन है कि नहीं सर हम ये v2 को तो z के डायरेक्शन में रखना है, तो ये एक्स वाई प्लेन पे नहीं लाई करेगा, ये वाई जेड प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर मैंने बोला कि यहाँ से v3 जो है ये z मंगल लो, तो ये v3 जो है तुम्हारा z में आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा हो गया तो v1 v2 v3 जो है वो सेम प्लेन पे लाई नहीं करते, ठीक है। बस यही बात थी। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। अब एंगल दो वेक्टर्स के बीच में कैसे लेते हैं? आइदर हेड टू हेड एंगल लिया जाता है, और टेल टू टेल। ये याद रखने वाली बात है, ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। या तो तुम ऐसे डायरेक्ट, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा वेक्टर्स के बीच का नहीं हो सकता, नॉट बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना। या तो तुम अगर इसी में तुमको ये करना है ना, बस ये वाला जो एंगल होगा, अगर इस वेक्टर को, क्योंकि ये वेक्टर ये फिक्स्ड नहीं है, इसको हम लोग कहीं पे भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इसको कहीं पे भी खिसका सकते हैं अपने। तो अगर इसको यहाँ ले जाएं, टेल टू टेल ले जाएं, तो ये जो आया अल्फा, जो ये एंगल हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये बात हो गया। यूनिट ऑफ वेक्टर क्या होता है? जो वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड 1 हो, और इस वेक्टर का उतना हालांकि खास काम नहीं होता है, बस खाली डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। जैसे अगर नॉर्मल कुछ दिखा दें, जैसे आई कैप, ये एक्स डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। जे कैप जो होता है वो वाई डायरेक्शन, और के कैप जो होता है वो जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये सब दिखाने के काम आता है। सो लेट्स मूव ऑन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स 3 तरीके से किया जाता है: ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। ये 2 वेक्टर्स के लिए होता है, और 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो ये 2 और मोर लिख देते हैं, 2 और मोर वेक्टर्स, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ का क्या होता है रूल? कि 2 वेक्टर्स को ज्वाइन किया जाता है इन सेम ऑर्डर, ठीक है। इन सेम ऑर्डर मतलब ये टेल टू टेल इसका मतलब नहीं होता है, या हेड टू हेड नहीं, यहाँ पे हेड से टेल कनेक्ट होगा, ये सेम ऑर्डर पे कनेक्ट हुआ,
तो जो दूसरा जो होगा रिजल्टेंट जो होगा ना वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, यहाँ से। ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो चलो अब इसका मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने पहले भी बोला कि ये एंगल थीटा होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर। ये जो अल्फा एंगल है ना ये तुम्हारा आर वेक्टर का एंगल है ए के साथ, आर विथ ए, ठीक है ना। तो चलो अब सीधा सीधा एकदम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करूँगा इसमें मैं। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज ही बात किया जाए तो आर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, ए, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये पूरा लेंथ ए का है, और इसका क्या होगा बी कॉस थीटा, है ना, ये बी कॉस थीटा, ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और अब अगर हम लोग बात करें आर साइन अल्फ़ा की, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये वाला इस लेंथ होगा जिसका वैल्यू है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब कोई भी वेक्टर का, अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे तुम्हें अगर सीधा सीधा बोलूँ जो कि होते हैं परपेंडिकुलर, मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को टूटते हैं, तो उनका जो भी होगा रिजल्टेंट मॉड वैल्यू होगा वो अंडर रूट ऑफ जो कंपोनेंट 1 C1 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये तभी वैलिड है जब C1 और C1 इज परपेंडिकुलर टू C2, ये कंडीशन अप्लाई होगा, तभी जाके हम लोग ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने जो भी तोड़ा है ये 90 डिग्री पे है, तो मेरे जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो आर वेक्टर का मॉड क्या होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। तो ये क्या, इसका वैल्यू क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट एक वैल्यू निकल के आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, सब जगह मॉड रख लेना, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, वेक्टर्स है, सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। वेक्टर्स मैंने लिखा नहीं, बस ए मॉड बी कॉस थीटा, और ये थीटा जो है ये एंगल है बिटवीन द वेक्टर्स इन द वेक्टर्स, ठीक है ना। अब अगर ये आर का ए वेक्टर के साथ मतलब जो एंगल है tan अल्फ़ा क्या होगा, सीधा इसी को डिवाइड कर देना, ए प्लस बी कॉस थीटा बाय बी साइन थीटा, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो कि एक्चुअली में काम आते हैं, ठीक है ना। ये बस याद रखने का है, प्रूफ दिखा दिया मैंने। सो मूविंग ऑन, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम क्या होता है, रूल इसका क्या है, दो वेक्टर जो है दो नॉन पैरेलल साइड को दिखाएंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय वन ऑफ द डायगोनल्स of a parallelogram where the tail of the resultant coincides with the tail of other two vectors, ठीक है ना। जैसे अगर देखा जाए ये एक वेक्टर A, ठीक है ना, ये एक वेक्टर B, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, टेल ऑफ द रिजल्टेंट कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ अदर टू वेक्टर्स, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, टेल कोइंसाइड्स मतलब ये जो होगा दिस R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। मतलब अगर देखा जाए, ठीक है ना, अगर ये चीज़ मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ये वेक्टर भी जैसे मैंने बताया ये वेक्टर जो होते हैं सारे के सारे स्पेस पे लाई करते हैं, अगर इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना चेंज किया जाए तो इसे हम लोग कहीं पे भी खिसका सकते हैं। तो अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे खिसका दिया, ठीक है ना, और ये जुड़ गया, हो गया ना, प्रूव हो गया, ये ट्रायंगल लॉ से ये प्रूव हो गया कि ये आर वेक्टर है। इसी तरीके से मतलब इसका दूसरा जो डायगोनल होगा ना, खुद से प्रूव करना,
ठीक है ना। सिर्फ खाली इधर उधर खिसका के देखना है तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या होता है। ये जो R2 वेक्टर हुआ ये होता है A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ये सब्सट्रैक्शन का होता है। ठीक है ना, खुद से देखना कि कैसे तुमसे ये प्रूव होता है कि नहीं। ठीक है ना। और A वेक्टर माइनस B वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, A प्लस माइनस ऑफ B वेक्टर। तो तुमको हिंट दे दिया मैंने कि क्या करना है तुमको। माइनस ऑफ B वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन चेंज करके तुमको देखना है कि कहाँ पे इसको सेट करने से ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, बस यही होता है पैरेललोग्राम में, और कुछ उतना कुछ लॉ नहीं है। सो अब जैसे पॉलीगॉन लॉ ना, पॉलीगॉन लॉ जो दो वेक्टर्स से ऊपर का डिवीजन का होता है, ऊपर का एडिशन का, सॉरी, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये जो आर वेक्टर होगा ना, ये जो आर वेक्टर हुआ ये सारा का एडिशन होगा, समेशन ऑफ ऑल 5 वेक्टर्स। कैसे देखो, ए बी, मैं ऊपर एरोज नहीं दे रहा, हालांकि वो होंगे डी। ठीक है ना, ये आर फाइनल रखते हैं। तो ये जो R1 वेक्टर्स होगा ये क्या होगा, A प्लस बी। ठीक है ना। अब इस वेक्टर से ये जो ये निकला, इससे इसको ऐड किया, ये निकला R2 क्या निकला, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे RF बना, जिसका वैल्यू हो गया RF बराबर R2 प्लस डी इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हो गया आपका पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जिसकी मैंने बात की थी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है ना, मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है ना, कोई भी वेक्टर को तुम किसी भी वेक्टर को एज अ समेशन ऑफ 2 वेक्टर्स तोड़ सकते हो। मतलब जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि आर वेक्टर जो है वो अगर यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर होता है। ठीक है ना, तो ये अगर सारा को जोड़ के अगर आर वेक्टर बनाते तो ये एडिशन हुआ। अब आर वेक्टर को तोड़ें, ठीक है ना, तोड़े मतलब इन द सेंस इसके टर्म्स में ला दिए, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये हो गया आर वेक्टर के कंपोनेंट्स। ठीक है ना, तो जैसे देखो, जैसे हम बात करें, एक ये वेक्टर रखते हैं 30 डिग्री पे, इसका मैग्नीट्यूड रखते हैं 6 और 6 रखते हैं। तो इसका क्या वैल्यू आता है अगर हम लोग इसको तोड़ें आई कैप और जे कैप में, ये एक्स है ये वाई क्या है, तो 6 cos 30 आई कैप, इस वेक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या होगा, ए इक्वल्स टू 6 cos 30 आई कैप प्लस 6 sin 30 जे कैप। ठीक है ना, मतलब 6 इंटू √3/2 प्लस 6 इंटू 1/2 जे कैप 3। तो ये होगा 3√3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है ना, ये ए वेक्टर हो गया तुम्हारा, निकल के आ गया ये कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इससे बाद में तुमको बहुत काम आने वाला है, ये चीज़ बहुत आसान कर देता है फिजिक्स को। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कैन बी डन इन 2 वेज। जैसे मैंने लिखा है, या तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो या दो वही वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्केलर से जब मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने तो मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ये कुछ नहीं बस मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, और डायरेक्शन जो होता है ये हमेशा इज सेम बस। और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, कोई दो वेक्टर पकड़ लो, ए वेक्टर पकड़ लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और एक बी वेक्टर पकड़ लो B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, A डॉट B, इसको लिखने का तरीका ये होता है A डॉट B वेक्टर। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर जैसे हम लोग लिखें A1 आई कैप
प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग खोलने का कोशिश करें तो जैसे अगर हम मॉड ले लेते हैं, स्टार्टिंग इसी से करते हैं, A डॉट बी का मॉड क्या होगा, ठीक है ना, ये होता है मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल का कॉस। ठीक है ना, ये टर्म कहीं देखा देखा लग रहा होगा तुमको एडिशन में। ठीक है ना, तो एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें A डॉट बी भी आता है, तो A डॉट बी कॉस थीटा, मॉड A मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है ना, अब जो थीटा के हिसाब से देखो बताते हैं। अब जैसे अगर थीटा जो 0 और 180 डिग्री हो, इसको खोलने के लिए ही मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। तो थीटा 0 या 180 हुआ तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 हुआ तुम्हारा 1 डिग्री, 1 या -1। ठीक है ना, ये हुआ, तो मतलब क्या हुआ, इसको अगर थीटा ऐसा रहा तो इसको लिख सकते हैं मॉड A इंटू मॉड बी और माइनस ऑफ मॉड A मॉड बी। ठीक है, तो ये पहला चीज़। और अगर थीटा 90 हो जाए, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो मतलब इसका हो गया कॉस थीटा 0, कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो A डॉट बी होते हैं ये हो गया 0। इसका मतलब तुमको समझ में आया कि I डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई, ये सब 0 हो गए। ठीक है ना, तो अब आई जे के ये सब कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसको अब खोलने का तरीका, जैसे खोला आपने A1 B1 और A1 B2 तो नहीं हो सकता, A1 B3 नहीं हो सकता, उस तरीके से A2 B1 नहीं हो सकता, उस तरीके A2 B2 और A2 B3 नहीं हो सकता, A3 B1 नहीं हो सकता, A3 B2 नहीं हो सकता, A3 B3। ठीक है ना, A3 B3। अब डायरेक्शन का क्या, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये हो गया तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट, या तो इसे डॉट प्रोडक्ट बोलो और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, खाली मैग्नीट्यूड निकल के आता है। अब तो ये पहला चीज़ कि A डॉट बी अगर खोलना है तो ऐसे खुलेगा। ठीक है ना, ये दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो बॉक्स कर दे रहा मैं, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है ना, अब इसका सिग्निफिकेंस की मतलब क्या हुआ, हम लोग डॉट प्रोडक्ट का क्या किए मतलब। ठीक है, जैसे देखो दो वेक्टर पकड़ लेते हैं, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये एंगल के बीच का दोनों का थीटा। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या हुआ ना, सपोज मान लो यहाँ से कुछ लाइट रे आ रही है। ठीक है ना, लाइट रे आ रही है सारी की सारी, और सब इसी डायरेक्शन में, मतलब कोई थीटा एंगल पे नहीं दिया जा रहा उसे। तो ये क्या होगा, इस लाइट रे का, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है इस लाइट रे के थ्रू जो इस बी वेक्टर पे आएगा, ठीक है ना, वो होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इसीलिए लिखा जाता है ए डॉट बी मॉड A मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से मतलब कॉस थीटा क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जब पूछा जाए, मतलब इसका क्या हुआ कि ए का जो प्रोजेक्शन लेंथ आया बी वेक्टर पे, मतलब कितना होगा वो ए कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू अपने ने निकाला है, तो मॉड ए इंटू ए डॉट बी बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। है ना, कुछ नहीं, बस खाली जिधर से जो फॉर्मूला निकला उससे बस मैंने अप्लाई कर दिया, ये और ये कट गया, तो क्या होगा ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर। बस ये एक इम्पॉर्टेंट एक और फार्मूला।
ये हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बस। ठीक है, ये हो गया हम लोग का वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ख़त्म। ठीक है ना, अब आता है तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब वेक्टर प्रोडक्ट हो गए जिसे तुम बोल दो डायरेक्शनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, जिससे जो तुम्हारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसमें दोनों आते हैं। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है ना, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा। तो इससे अब डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन का बात करते हैं। चलो, डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स एंड यूज राइट हैंड रूल। ठीक है ना, अब राइट हैंड रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो ये इसके बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसका जो ए क्रॉस बी हुआ, ठीक है ना, वो ऊपर तरफ जाएगा, प्लेन के ऊपर आएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये पहला चीज़। अब आते हैं इसकी बातों पे कि क्या क्या बात है। अब अगर देखा जाए साइन थीटा, अगर थीटा ज़ीरो हुआ तो ए क्रॉस बी जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा सीधा सीधा। अगर थीटा 90 हो, यहाँ पे थीटा 180 डिग्री भी हो, ये थीटा 90 डिग्री हुआ तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू हो मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, सीधा जैसा उसमें था उसकी का उल्टा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको खोलने का एक तरीका होता है, जैसा अगर देखा जाए ए इज इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस B1 A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और B हो गया तुम्हारा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप B3 के कैप। ठीक है ना, इसको खोलने का एक डिटर्मिनेंट का तरीका होता है आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है ना, अब यहाँ पे आई वाले पे एक तो ये रखो, और ये इसका जो बचा हुआ है उसको लिखना A2 B3 A क्रॉस B A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जे के सामने माइनस लगेगा। डिटर्मिनेंट्स में पढ़ोगे कि ऑड प्लेसेस जो भी होते हैं, ऑड प्लेसेस में हमेशा माइनस लगता है, तो ये डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी है खोलने का। तो वही उसी चीज़ को अप्लाई करते हुए अब जैसे मैंने A2 और B2 को हटा दिया तो बचा क्या है, A1 B3 माइनस B1 A3। ठीक है ना, A1 B3 माइनस B1 A3, ये जे कैप प्लस, अब जैसे मैंने फिर इसे के कैप में लिखना है तो के कैप वाले एलिमेंट्स को हटा दो तो क्या बचा, A1 B2 माइनस B1 A2 के कैप। अगर डायरेक्टली इसे खोलना चाहो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप B3 के कैप, यूज़ दिस फार्मूला, ये इस चीज़ का प्रॉपर्टी यूज़ करो। अगर ए इतना हो मतलब इसका इससे क्या निकल के आया, मतलब आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के, ये सब ज़ीरो होंगे। ठीक है ना, तो मतलब इससे क्या आएगा, A1 B2 आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप, A1 B2 के कैप, और उसके आगे ऐसे ही करके आगे चलते चलोगे ना तो तुम्हारा ये फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि A क्रॉस B का जो वैल्यू होता है वो इस टर्म में होता है। ठीक है ना, ये चीज़ निकल के आ जाती है।
अब जो नेक्स्ट बात है यहाँ पे कुछ कुछ जो तुम्हें पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही आने हैं, ठीक है ना। पर ए क्रॉस बी वेक्टर इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम आएगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं इसमें। डायरेक्शन चेंजेस, अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो वेक्टर सेम नहीं हो सकता। ये इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स में पढ़ाया गया था। सो इसको लिखा जाता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए। और कोई भी जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट्स obeys the distributive law of multiplication। सो फिज़िक्स के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट था। और क्वेश्चंस इसमें ज़्यादातर मैथ्स में पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी बहुत आसान टॉपिक से होते हैं वेक्टर्स के। सो क्वेश्चंस तो उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें उतना क्वेश्चन नहीं पूछा था। वेक्टर्स आपका काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल और ये सब आगे में यूज़ होगा, इसीलिए ये पढ़ाया गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।